आज तो मैं बिना माइक के ही बोलने वाला था। शुरू करते हैं। आवाज ठीक है? ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग नरेशन की, और अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है उसमें हमने नरेशन का बेसिक रूल पढ़ा है, रूल सिर्फ पढ़ा है। और आज से बात हुई थी कि अब हम सेंटेंस को प्रैक्टिस करके देखेंगे। और जब मैं समझता हूँ जब इतने रूल्स पढ़ ही लिए हैं तो एक रूल को क्यों छोड़े, 5 मिनट का काम है, उसको भी देख ही लेते हैं और उसके बाद फिर बात शुरू करेंगे। ये रूल जो बाकी है ये क्या है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे चेंज करते हैं? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कि और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन्स हो गया, आसानी से देख लिया कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज है। फिर चेंज ऑफ टेंस देखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर का कोई टेंस है तो फिर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, टेंस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, टेंस को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर पास्ट टेंस है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, और कुछ कंडीशंस जहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करते हैं। बस पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। इतनी बात है। अब आते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? जैसे मान लो हमारे पास नाव है, तो नाव है तो उसको क्या कर देना है? देन। नाव है तो क्या कर देना है? देन। अगर हमारे सेंटेंस में हियर है पहले से, इसको क्या कर देना है? देयर। हियर को देयर कर देना। अगर हमारे सेंटेंस में एगो है तो इसको बिफोर या अर्लियर कर देना है। एगो है तो इसको बिफोर या अर्लियर कर देना है। दिस है तो इसको दैट कर देना है। दीज अगर है तो इसको दोज कर देना है। कभी कभी दिस का इट भी होता है, लेकिन यह ध्यान रखना पड़ता है दिस प्रोनाउन हो तो, दिस अगर प्रोनाउन हो तो। इसी तरह अब प्रोनाउन की तरह कैसे ही होता है ये सेंटेंस बनाकर देखना पड़ेगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा इसमें गलती होती है कि दिस का अगर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ तो उसके बदले इट भी हो सकता है। या फिर दिज है, इसका इस्तेमाल प्रोनाउन की तरह ही हुआ है। प्रोनाउन की तरह हुआ होने का मतलब क्या होता है कि अकेला हो, दिस के बाद कोई नाउन ना आया हो, दिस के बाद कोई नाउन ना, तो प्रोनाउन हो गया। आई लाइक दिस, तो ये दिस प्रोनाउन है, इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बस बेसिकली दिमाग में बैठा रहता है दिस है तो बदलना ही है, दिस है तो उसको दैट करना ही है, दिस है तो उसको दोज करना है, ऐसा नहीं है। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि दिस या दिस का इस्तेमाल सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है कि प्रोनाउन की तरह हुआ। और प्रोनाउन की तरह यूज होने का मतलब अकेला, ठीक है, अकेला है। अब कहते हैं दिस बॉय, दिस बुक, तो ये एडजेक्टिव है। सिर्फ कहते हैं आई लाइक दिस, दिस के बाद कोई नाउन है नहीं तो प्रोनाउन है। तो दिस भी अगर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है, दिस के बदले फिर क्या करते हैं? दे कर देते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि कभी कभी दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों जो वर्ड होते हैं, और सबका मैं एग्जाम्पल दूंगा, घबराइएगा कुछ, सबका एग्जाम्पल दूंगा, बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा तो फिक्स हो जाएगा। पहले सारी बात समझ लिया कि ऐसा होता है, फिर जब एग्जाम्पल होता है तो अपने आप बात समझ में आ जाती है कि दिस है, दैट है, दिस है, दोज है। ये सब जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो इसके साथ भी द लगता है, मतलब दिस के बदले भी द लिखते हैं, मतलब दिस को दम बदल देते हैं। दैट को ऐसा एसएससी ने कई बार पूछा है और उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिस को द कैसे कर दिया। अब दिस द वाले ऑप्शन को करता है तो दिस को हमने बचपन से पढ़ा दैट है, दिस को हमने पढ़ा दोज है, दोज को तो चेंज ही नहीं करते हैं, दोज को तो फिर मान लो पहले से दोज दे रखा है तब क्या करेंगे, पहले से दैट दे रखा है तब क्या करेंगे, तो लोग दैट को ऐसे ही छोड़ देते हैं।
लेकिन आप ये देखिए कि दिस दैट दिस और दोज अगर प्योरली एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो दिस को भी द में बदल सकते हैं, दैट को भी द में बदल सकते हैं, दीज को भी द में बदल सकते हैं और दोज को भी द में बदल सकते हैं। इसीलिए तो इंग्लिश में कहा ही गया है, इंग्लिश में तो ये रूल ही होता है। इंग्लिश में आर्टिकल चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तो आर्टिकल में मैं बताता हूँ कि आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स, और मैं ये भी बताता हूँ कि द इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस दैट दिस दोज। मतलब ये नहीं समझना कि मैंने बनाया है ये, मैं बताता हूँ, कहने का मतलब थोड़ा सा अहंकार वाला सेंटेंस हो गया, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, ये बात अंग्रेजों ने बना रखा है, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि दिस दैट दिस दो जो है इसके बदले द लिखा जाता है, ये मेरा कहना नहीं है, ये अंग्रेजों का कहना है। अच्छे अच्छे बुक में लिखा है, जेसी नस्फील्ड की बुक पढ़ेगा तो उसमें ये लिखा है कि द इज द शॉर्टर फॉर्म ऑफ दिस दैट दिस दोज। अब आप बोलिए क्या जवाब देंगे? जेसी नस्फील्ड ने अपने बुक में लिख रखा है कि द इज द शॉर्टर फॉर्म ऑफ दिस दैट दिस एंड दोज। मतलब जहां दिस दैट दिस और दोज लिखते हैं वहां आप आराम से द लिखिए, कभी गलत नहीं हो सकता। और ये नरेशन में भी ऐसा है, ग्रामर तो जो एडजेक्टिव में कहता है कि नरेशन भी ऐसा कहता है। तो नाउ को देन कर दिया, हियर को देयर कर दिया, एगो को बिफोर या अर्लियर किया, दिस को दैट किया, दिस को दोज किया। अगर दिस प्रोनाउन है तो इट भी हो सकता है, दिस अगर प्रोनाउन है तो दे भी हो सकता है, और दिस दैट दिस दिस अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, सारे के सारे ये सारे के सारे वर्ड अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं तो इन सब के बदले द आ सकता है। दिस के बदले भी, दैट के बदले भी, दिस के बदले भी, दोज के बदले, इन सब के बदले द आ सकता है। ठीक है, कितने वर्ड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी अभी और बदलना है, इसी में मैं लिख रहा हूं, अभी जगह स्पेस है तो इसी में लिख दे रहा हूं। जैसे आपने आपके है पास टुडे, तो टुडे को क्या करते हैं हम लोग? दैट डे, टुडे को दैट डे। या कहते हैं टुनाइट, टुनाइट को क्या करते हैं? दैट नाइट, टुनाइट को दैट नाइट, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट। अगर लिखा यस्टरडे तो क्या लिखते हैं? द प्रीवियस, द प्रीवियस क्या लिखते हैं? द प्रीवियस, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। टुडे को क्या लिखते हैं? द प्रीवियस डे। हमने लिखा या यस्टरडे को लिखा द प्रीवियस डे, लिखा था टुमारो, इसको ये भी लिखते हैं द डे बिफोर, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, ये भी लिखा जाता है। हमको लिखा टुमारो, टुमारो क्या लिखा? टुमारो, टुमारो, टुमारो को हम क्या लिख सकते हैं? टुमारो को द डे, द नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या लिखना है? द नेक्स्ट डे, या ये भी लिखते हैं नेक्स्ट डे के अलावा द नेक्स्ट, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। मतलब यस्टरडे को द प्रीवियस डे या डे बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। देख लिया? नाउ का देन, हियर का दियर, इगो का बिफोर, दिस का दैट, दिस का दोज, दिस का इट या प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो इट लिखेंगे, दिस का दे, दिस दैट दिस दोज। अगर ये एडजेक्टिव है तो हम द लिखते हैं। टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे।
नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं। नेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है? जैसे कभी हमारे पास आ गया द लास्ट वीक, द लास्ट वीक, month, the last week, the last month, last year, the last week, the last month, the last year, the last week, the last month, the last year. तो क्या करेंगे? The following, the following लिख, the previous, क्या क्या लिख दिया? The last week, month, year, तो the previous, क्या क्या लिख रखा? The previous week, month, year, etc. जो भी हो, यहाँ भी etc लिख सकते। मतलब अगर लास्ट के साथ वर्ड को जोड़ दिया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो आप उसको द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर लिखिए। या लिख दिया नेक्स्ट मंथ या वीक या ईयर, तो क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग मंथ, वीक या ईयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे तरीके होते लिखने का। ये हमने लिखा डे आफ्टर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। अब इसका मतलब क्या हुआ? कल के बाद का दिन, यानी 2 दिन बाद। तो जो सेंस है वो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इन 2 days टाइम। जो सेंस था वो लिख दिया। डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या हुआ? कल के बाद, कल के दिन के बाद, या डे आफ्टर टुमारो। तो कैलकुलेशन सीधा क्या हुआ? 2 दिन। तो इसलिए सीधा हम क्या लिखते हैं? इन 2 days टाइम। या कभी हमने लिख दिया और डे बिफोर यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी हम कल के बाद अगर कह रहे हैं तो ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। ए डे बिफोर यस्टरडे भी हो सकता है। ए डे बिफोर यस्टरडे या द डे बिफोर यस्टरडे भी हो सकता है। ये भी तो पॉसिबल, द डे बिफोर यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे। द डे भी या डे बिफोर क्या हो जाएगा? 2 days बिफोर क्या हो जाएगा? 2 days, 2 days बिफोर, 2 days बिफोर। The last week, last month, the last year, the previous week, previous month, previous year, next month, next week, next year, the following month, the following year, the following week, जो भी लिखना है। A day after tomorrow, in 2 days time, या the day, कभी ये लिखते हैं, कभी the भी लिखते हैं, the भी लिखते हैं, the day। और बिल्कुल आगे नहीं देना है तो क्या होगा? in 2 days time, या अगर लिखे a day या the day after tomorrow, अगले का बस्ट अगले दिन वाला, तो इन 2 days टाइम। द डे बिफोर यस्टरडे, तो क्या होगा? 2 days बिफोर, 2 दिन पहले हो गया। आने वाला दिन है तो 2 दिन के समय में हो गया। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी कम को भी गो में बदलना पड़ता है। कम को भी गो में बदलना पड़ता है। कभी कभी कम भी गो में बदल जाता है। कभी कभी हिदर जो है, हिदर, हिदर को क्या बदलते हैं? हिदर तो हो जाता है थिदर। हिदर को बदल के क्या करते हैं? थिदर कर देते हैं। कभी कभी 10 वर्ड होता है हमारे पास, 10 बदल के क्या होता है? सो हो जाता है। कहीं कहीं हमारे पास हेंस होता है, हेंस बदल के क्या हो जाता है? देंस।
ये सारे चेंज करने पड़ते, यानी टोटल अगर हम देखें तो कितने वर्ड को चेंज करने पड़ा, कितने वर्ड को चेंज करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जैसे हम लोग कहते हैं अ ईयर एगो एटसेट्रा। अ ईयर एगो हो सकता है, अ मंथ एगो हो सकता है, ए वीक एगो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ए वीक एगो, ए मंथ एगो, अ ईयर एगो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं एटसेट्रा, कुछ भी ऐसा जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ ईयर बिफोर, क्या लिख देंगे, अ ईयर ईयर बिफोर। और कभी कभी ये जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने लिखा है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको चेंज करना था, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे सबको चेंज करना था। अब हमें ये देख, कभी कभी कंडीशन ऐसा हो सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने की जरूरत नहीं भी पड़ती है, तो दोनों चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। ऑल ऑफ सडन कोई बात नहीं, जैसे हमने टेंस देखा कि टेंस में अगर पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग तो आपको चेंज करना जरूरी, लेकिन कुछ कंडीशन में चेंज नहीं करते। ऐसे कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसा होता है जिसमें कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने की जरूरत नहीं होती। चूंकि अब हमें एग्जाम्पल ही सॉल्व करना है, इसलिए मैं चूंकि 4-5 क्लास पहले हो चुका है तो इसलिए मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपके पास तो नोटबुक भी होगा क्योंकि अब हम एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं, खाली एग्जाम्पल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि डायरेक्ट बात करते हैं, इसका मतलब किसी के शब्दों को हूबहू में लिख देते हैं, उसमें इन्वर्ट कॉमा होता है, इन्वर्ट कॉमा से सेंटेंस अलग किया रहता है। जब इनडायरेक्ट बनाने जाते हैं तो से को टेल में बदलते हैं, अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो फिर टू को हटाते हैं, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाते हैं, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाने के बदले हमको कोई ना कोई कनेक्टर लगाना पड़ता है, इफ है चाहे वेदर है चाहे दैट है चाहे टू है। फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में 3 बातें करनी होती है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो कभी कभी लाना पड़ सकता है जो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन हो सकता है। उसके बाद चेंज को टेंस को चेंज करते हैं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई टेंस है तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अगर पास्ट टेंस होता है तभी उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में ले जाते हैं रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। उसके बाद कुछ कंडीशंस होते हैं इसमें टेंस को चेंज नहीं करते हैं, जैसे अगर इनकम्प्लीट एक्शन है तो टेंस को चेंज नहीं करते, यूनिवर्सल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है, सेइंग्स प्रोवर्ब्स है, इडियम्स तो उसको चेंज नहीं करते हैं। पास्ट का कोई स्टेट बता रहा है जो कल भी था आज भी और आगे भी रहेगा उसको चेंज नहीं करते हैं। अगर हम पास्ट का कोई फैक्ट बताते हैं, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बताते हैं, उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कि हम अनरियल कंडीशन की बात कर रहे हैं जो कि हो सकता था हुआ नहीं, उसको चेंज नहीं करते हैं। अनफुलफिल कंडीशन है उसको चेंज नहीं करते हैं। हैड बेटर, हैड सुनर, वुड रेदर से अगर सेंटेंस लिखा गया तो उसको चेंज नहीं करते हैं। मस्ट से अगर कोई फैक्ट बता रहे हैं तो उसको चेंज नहीं करते, मस्ट नोट को चेंज नहीं करते हैं, यूज टू को चेंज नहीं करते हैं, नीड नॉट को चेंज नहीं करते हैं, माइट को चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव बता रहा है, अगर रिक्वेस्ट ऑफर बता रहा है तो फिर माइट को चेंज करते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आए कि ये जो 20 वर्ड्स था इसको हमने चेंज किया, अभी जो चेंज किया, इन सारे चेंज को आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा सारे सेंटेंस में। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो पहले छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग बनाते हैं सारे, ये सारे स्पेशल रूल्स नहीं थे, ये सारे जनरल रूल्स थे। अब इसके कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस बना बना के देखते हैं। 2-4-10 सेंटेंस तो बना के देखेंगे। जैसे हमने कहा राम सेड टू सीता you have done my work। आराम आराम से बनाना है, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये बनाना आ जाएगा तो सेंटेंस देकर आप आराम से बना लेंगे, एकदम आराम आराम से ठंडे ठंडे दिमाग से फूक फूक कर कदम रखना है अभी। अब सबसे पहले देख रहे हैं कि कॉमा है, इन्वर्ट कॉमा है, तो ये तो समझ में आ गया, और ये सेंटेंस सीधा है, इसमें कोई फंसाया नहीं गया आपको, बिल्कुल सीधा सीधा बना कर एकदम बेसिक सेंटेंस है, इसमें कि किसी तरह से आपको उलझाने की कोशिश नहीं किया, जो जो लिखना था उसने साफ साफ ही लिख दिया है।
तो राम सेड टू सीता, यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है सीता, यानी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो हमको से को बदलना पड़ता है, तो सबसे पहले हम से पर हाथ साफ करेंगे, से को चेंज करेंगे। हमने क्या किया, राम को क्या किया, से को बनाया, से है तो टेल को बनाया टोल्ड, टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, टोल्ड। अब ये टू हटेगा, टेल के बाद टू नहीं चाहिए, तो राम टोल्ड सीता। अब ये कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटेगा, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटने के बाद कौन सा सेंटेंस कनेक्टर आता है, ये हम लोग स्पेशल रूल्स में पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि अभी मैं आपको सीधा सीधा सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए इसका रूल अभी हम देख लेते हैं। ये जो जब नॉर्मल सेंटेंस हो, स्टेटमेंट हो, किसी का स्टेटमेंट यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस यू हैव प्लेड, या नेगेटिव सेंटेंस यू हैव नॉट प्लेड। यानी जब सेंटेंस में आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस हो, यू हैव प्लेड, यू हैव नॉट प्लेड, आई एम गोइंग, यू आर, आई एम नॉट गोइंग, ही इज कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, आई एम वेटिंग, आई एम नॉट वेटिंग, इस तरह से सीधा अफर्मेटिव या नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस हो, तो कनेक्टर हमेशा दैट होता है, ध्यान रह जाएगा। फिर नॉर्मल कोई अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम वेटिंग, आई एम नॉट वेटिंग, तो नॉर्मल कोई अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर कनेक्टर दैट होगा। ये नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस, यू हैव डन माय वर्क, या होता है यू हैव नॉट डन माय वर्क, यू हैव हेल्प्ड मी, यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो कनेक्टर दैट हो। तो यहाँ पर कनेक्टर क्या हो जाएगा, दैट। ठीक है, तीन काम तो हो गया, अभी तो कुछ नहीं चेंज हुआ है, फिर भी तीन काम हो गया। अब ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, और रिपोर्टेड सब्जेक्ट में ये क्या है, सेकंड पर्सन है। अब रूल कहता है कि सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से बदलो, तो सेकंड पर्सन को हम लोग बदलते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये किसके साथ, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस में यू क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे है, यानी नॉमिनेटिव केस में है। तो सीता के लिए अगर हम कोई नॉमिनेटिव केस लाएं, सब्जेक्ट के लिए कोई वर्ड यूज करें, अब या तो यहाँ पे सीता लिख दे डायरेक्ट, तो ये अगर इसके यू की जगह सीता, या तो सीधा लिख दे, अब सीता सीता रिपीट हो जाएगा, तो राम टोल्ड सीता दैट सीता, होना तो यही चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि ये यू किसके लिए आया, सीता के लिए आया, तो यू की जगह पे हम सीता लिख दें। अब ये ग्रामर अलाउ नहीं करता है, ग्रामर कहता है कि एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना है, तो फिर सीता हम रिपीट नहीं करेंगे, तो सीता के लिए फिर सब्जेक्ट में क्या आएगा, तो शी आएगा। सब्जेक्ट तो ये, अब सी के लिए हम, सीता के लिए हर भी आ सकता है, लेकिन क्या यहाँ हर आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो यू था, सब जो केस रहेगा वो वही केस, सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट ही लाना है, तो सीता के लिए सब्जेक्ट वाला फॉर्म क्या है, सी है, तो सी ले आए, अच्छी बात है। अब है यू हैव डन, ये टेंस है, हैव डन हो गया, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो टेंस में चेंज करने से पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ता है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में होगा तो टेंस को तो चेंज ही नहीं करना है। तो हैव डन को चेंज करने से पहले आप देखिए कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। तो रिपोर्टिंग तो पता चल रहा है सेड यानी V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है फिर तो रिपोर्टेड को चेंज करना चाहिए, तो अब रिपोर्ट को चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए फिर इसका टेंस पता होना चाहिए। तो हैव डन क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव डन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब रूल क्या था कि कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट को कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में ले जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, हैड, तो सी हैड प्लस V3। अब डन है, अब डन का V3 क्या होगा, डन का V3 डंड होगा, नहीं, डन में ईडी लगाएंगे तभी तो V3 बनेगा, लिख तो रखा है V3, तो डन का V3 क्या, डंड, DONED, तो डन जो है V3 है। पता था कि उसके साथ तो बोलते हैं डन का V3 बन, तो डन का ईडी बना, ईडी लगा के V3 बना रहा है, डन V3 ही है, तो इसमें उसको छेड़खानी नहीं करना है, तो क्या होगा, डन, ईडी लगा के V3 नहीं बना देना है। सी हैड डन, यहां तक चेंज हो गया। माई, माई संबंध बताने वाला शब्द हुआ, और संबंध बताने वाले में भी माई कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन लिखा था टेबल में, याद कीजिए कि आई, मी, माई, माइन, आवर, आवरसेल्व्स, माई सेल्फ, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो माई फर्स्ट पर्सन हुआ। तो फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन का कोई भी वर्ड हो उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। तो माई किसके हिसाब से बदलेगा, राम के हिसाब से बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट बता रखा था कि आई हो, मी हो, माई हो, आवर सेल्फ हो, माई सेल्फ हो, सब फर्स्ट पर्सन हुआ। तो फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से बदलते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। तो सब्जेक्ट, अब यहाँ पे माई लिखा संबंध बताने के लिए, तो राम का संबंध बताने के लिए क्या लिखेंगे, अगर हम आई के लिए माई लिख रहे हैं, यू के लिए योर लिखते हैं संबंध बताने के लिए,
ही के लिए हिज लिखते हैं, तो राम यहाँ पे राम ही होगा। मान लो कि यहाँ राम हटा देते तो राम से लिखते, राम में एपोस्ट्रोफी एस लगाते, राम से वर्क। ये तो एक राम का काम होना चाहिए। माय वर्क का मतलब क्या, राम से वर्क, राम अपना काम करवाना चाहता था। तो यहाँ माय अगर नहीं लिखा है तो राम में एपोस्ट्रोफी रख देगी, क्या कहते हैं कि सीता यू हैव डन राम्स वर्क, यही तो था, राम का काम करना था। तो फिर राम राम को फिर बार बार रिपीट नहीं करना एक ही नाम को, तो फिर राम के लिए क्या हो जाएगा, माय के बदले हिज हो जाएगा, हिज। और वर्क, वर्क ना तो फर्स्ट पर्सन है थर्ड पर्सन है, ना सेकंड पर्सन है, सॉरी ना वर्क ना तो फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन है, क्योंकि आई और वी का फैमिली फर्स्ट पर्सन है, यू का फैमिली सेकंड पर्सन है, या ना तो आई है ना वी है ना यू का कोई है, ये तो वर्क है। आई वी से बिल्कुल क्या डिफरेंट है, तो वर्क क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। फुल स्टॉप लगा दिया, हो गई कहानी खत्म। कि राम टोल्ड सीता दैट शी हैड डन हिज वर्क, बन गया कनेक्शन कि राम ने सीता को कहा कि तुमने मेरा काम किया है। राम ने सीता को कहा कि तुमने मेरा काम किया है। कोई मुश्किल काम है, राम ने सीता को कहा कि तुमने मेरा काम किया है। अब सपोज करो कि सेंटेंस ऐसा होता, राम सेड, राम सेड यू हेल्प्ड मी, या उल्टा बना देता, यू हेल्प मी सेड राम, कहीं भी दे सकता, कैसे भी सकता है, ऐसा भी तो लिख सकता, यू हेल्प मी सेड राम, आगे सेड राम बाद में लेके चला जाता, तो अब उसको पहले क्या बनाते हैं, राम सेड, ऐसा भी हो सकता। तो राम, अब इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो ये हो रही कि इसमें कहीं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, तो अगर जल्दबाजी में आप रहेंगे तो सेड को सेड ही लिख देंगे और पहले ही बात गलत हो जाएगी। अब रिपोर्ट स्पीच में हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन है, रिपोर्ट स्पीच में सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग पार्ट में आपको ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल ये है कि सेकंड पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ये नहीं कि छुपा लिया है, ऐसा नहीं कि छुपा लिया है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो जब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तब हम क्या करें, जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या करें, तो क्या बताया था, जब ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसमें कहीं ऐसा नहीं कि छुपा रखा है, इसमें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो जब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया है और सेकंड पर्सन है, तो हमें तो फिर भाई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो फिर ये तो बदलेगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहा था कि आप फर्स्ट पर्सन को मान लीजिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, या थर्ड पर्सन को मान लीजिए, आपकी मर्जी, फर्स्ट पर्सन भी मान सकते हैं, थर्ड पर्सन। तो पहले सेंटेंस क्या हो जाना चाहिए, राम सेड टू मी, कोई एक चीज मान लीजिए, कोई चीज, इसमें नियम नहीं होता है कि आप क्या करें, एक कोई चीज, जैसे मी मान लिया, अस मान लीजिए, राम टू सेड टू अस, राम सेड टू हिम, राम सेड टू देम, कुछ भी एक मान लीजिए, कुछ भी एक मान लीजिए, इसमें फिक्स नहीं कि मी ही मानना है, फिर उसके हिसाब से चेंज करना है। और ऐसा नहीं करेगा एग्जाम में कि एक बार मी मान के चेंज कर देगा, एक बार देम मान के चेंज कर देगा, एक बार अस मान कर, ऐसा नहीं, एक कोई चीज होता है। आप कुछ भी मान लिया, आप राम सेड टू मी लिखिए, राम सेड टू अस लिखिए, राम सेड टू हिम लिखिए, राम सेड टू देम लिखिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी इनमें से इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इसमें से हो सकता है, ठीक है, कुछ भी इसमें से हो सकता है। तो अब क्या किया, अब हो गया यू हेल्प्ड मी, बन गया। अब चेंज कीजिए, तब क्या हो जाएगा, अब तो हमारे पास रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो राम टोल्ड मी, और एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, दैट लगाते हैं, दैट लगा दिया। अब यू किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया मी, और यहाँ पर तो मी है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, यू ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यू तो इस सेंटेंस में जो यू है, यू हेल्प मी, इसमें तो यू सब्जेक्ट है। तो सब आपको जो चेंज करते हैं, तो जो इस रिपोर्टेड स्पीच में जो जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। रिपोर्टेड में आपको सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
रिपोर्टेड में अगर संबंध है तो आपको संबंध बताना पड़ेगा, रिपोर्टेड में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, मतलब रिपोर्टेड में जिस फॉर्म में यूज हुआ है उस फॉर्म में लाना है। तो रिपोर्टेड में यू यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट की तरह होता तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाना पड़ता, संबंध की तरह होता तो संबंध, अभी लिखा था ना माइक, राम के लिए यहाँ पे लिखा था, माइक के लिए हिज लिखा ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन यहाँ संबंध के लिए आया, तो राम जो आएगा वो संबंध वाले फॉर्म में आएगा, और ऑब्जेक्ट के लिए आया तो ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में आएगा, अगर सब्जेक्ट के लिए है तो सब्जेक्ट वाले फॉर्म में आएगा। तो यहाँ यू सब्जेक्ट के फॉर्म में, इसलिए जो मी है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, और क्या हो जाएगा, आई, कि राम टोल्ड मी दैट आई। अब हेल्प क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्प पास्ट इंडेफिनिट है, और इधर भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट को, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट इंडेफिनिट है और रिपोर्टेड में भी पास्ट टेंस है, तो फिर टेंस चेंज होगा, और टेंस कैसे चेंज होगा, कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, यू हैड हेल्प्ड। अब ये जो मी है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन सा है, राम। अब मी यहाँ क्या ऑब्जेक्ट में है, तो राम को क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यही तो अभी बता रहा था कि यूज सब्जेक्ट था तो आई को सब्जेक्ट फॉर्म में लाए, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में है, अब मी किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो जो राम हमारा सब्जेक्ट है, अब इसको हमको ले जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो राम के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही, अब ही के लिए ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हिम, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, हिम, ठीक है, हिम। तो राम टोल्ड मी दैट आई हैड हेल्प्ड हिम। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये थोड़ी 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 एक एक दो सेंटेंस बनाकर 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 सारी बात को इंप्लीमेंटेशन को समझेंगे। अब सपोज करो कि ऐसा लिखते हैं, लिख दिया ऐसा, राधा सेज टू कृष्णा, यू यू डू नॉट लव मी। राधा सेड टू कृष्णा, यू डू नॉट लव मी। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो से को चेंज करें, तो क्या होगा, राधा सेज, राधा सेज। तो ये तो गलत हो गया, फिर हो गया ना, क्यों गलत हो गया, कि भाई यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है और हमने सेज ही लिख दिया, तो इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं, तो हटाइए उसको, हटेगा ये। अब क्या होगा, तो टेल्स, यहाँ टेंस तो नहीं बदल सकते हम, रिपोर्टिंग का तो टेंस बिल्कुल नहीं बदल सकते, तो यहाँ सेज है तो टेल्स करना पड़ेगा, फिर टू नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, कृष्णा। तो राधा टेल्स कृष्णा दैट, अब यू क्या है, सब्जेक्ट है, किसके लिए आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कृष्णा, तो कृष्णा ऑब्जेक्ट है, तो कृष्ण के हिसाब से यू बदलेगा, लेकिन यू इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, तो कृष्ण को सब्जेक्ट फॉर्म में आना पड़ेगा, कृष्ण को सब्जेक्ट फॉर्म में आना। अब कृष्ण के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही सब्जेक्ट फॉर्म में, क्या रखना पड़ेगा, ही। अब जो टेंस है, डू नॉट, इसको चेंज करना है, तो टेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग का टेंस क्या है, रिपोर्टिंग का टेंस क्या है, प्रेजेंट है, सेज है, हैज सेड होता तो भी चेंज नहीं होता, इज सेइंग होता तो भी चेंज नहीं होता, हैज सेड लिख दिया, इज सेइंग लिख दिया, तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। तो ही, यू के साथ डू है तो ही के साथ क्या होगा, डज, टेंस वही रहेगा, बस डज हो सिंगुलर हो जाएगा, डज नॉट लव। अब ये मी किसके लिए आया, तो राधा के लिए आया, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, राधा, सब्जेक्ट। तो राधा तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये जो मी है यहाँ पर, मी क्या ऑब्जेक्ट में है, तो राधा को हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब राधा के लिए प्रोनाउन क्या है, शी, अब सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हर, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो फॉर्म है उसी फॉर्म में लाना है, चेंज करना है रिपोर्टिंग के हिसाब से, लेकिन जो उसका फॉर्म है कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, वो फॉर्म चेंज नहीं होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन तो चेंज होता है, पर्सन तो चेंज होता है, टेंस भी चेंज होता है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होता है, लेकिन नंबर और केस चेंज नहीं होता है। केस का मतलब क्या, सब्जेक्ट होना, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव, यही तो केस है।
5 केस आपने पढ़ा होगा, 4 केस भी कुछ कुछ बुक में लिखा रहता है। तो नॉमिनेटिव केस होना, ऑब्जेक्टिव केस होना, डेटिव केस होना, एक्यूजेटिव केस होना, पॉसेसिव केस होना, यही तो केस है। तो केस चेंज नहीं करते, ये आप चाहे तो लिख भी लिए, आज लिख लीजिए, ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है कि नरेशन में हम लोग पर्सन चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज करते हैं, लेकिन केस को चेंज नहीं करते। जो केस है, सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा, पॉसेसिव केस है तो पॉसेसिव केस ही रहेगा। केस चेंज करना अलाउड नहीं है, केस चेंज करना अलाउड नहीं, ध्यान रह जाएगा। अगर हमने लिखा कृष्णा will say I'll miss you राधे, अब ऐसा सेंटेंस बना दिया कि कृष्णा विल से आई विल मिस यू राधे, आई विल मिस यू राधे, या राधे आई विल मिस यू, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी लिख सकता है इसको, ऐसे कृष्णा विल से, ऐसे लिख, इसको बदमाशी करना होता तो ऐसे लिख देता है, राधे विल से कृष्णा आई विल मिस यू। इतना बदमाश होता है, इतनी बदमाशी तो कर ही सकता है। एग्जाम वाला है, कोई भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर देगा, राधे विल से कृष्णा या कृष्णा विल से आई विल मिस यू, यानी जो इसको भी रिपोर्टेड स्पीच में कर दिया, इन्वर्ट कॉमा में कर दिया, और इसको भी इन्वर्ट कॉमा में कर दिया। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। तो सीधी सी बात क्या है कि इस सेंटेंस का तो ये मतलब हो गया कि कृष्ण राधे से बात कर रहा है, भाई साफ साफ क्लियर कि कृष्ण राधे को पुकार रहा है, बोल रहा है, वोकेटिव केस में किसी को आवाज लगा रहा है। तो जिसको आवाज लगा रहा है आप उससे बात कर रहे हैं, इसमें सोचना क्या है। जिसको हम पुकार रहे हैं, इसको कह रहे हैं राधा इधर आओ या राधा उधर जाओ, राधा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, जो भी कह रहा है, तो राधा का नाम ले रहे हैं ना, पुकार रहे हैं ना, तो इसका मतलब राधा से बात कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है। राधा से बात करें तो दिक्कत क्या है। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, इस दोनों सेंटेंस में कुछ भी रहे तो उसको क्या करें, इस दोनों सेंटेंस से तो पता चल रहा है कृष्ण राधे से बात कर रहा है, सीधी सी बात है, कृष्ण और राधे में बात हो रही है, कृष्ण राधे से बात कर। जब ये पता चल गया है, दो आवाज लगा रहा पुकार रहा, तो बस हम दिमाग नहीं लगा रहे, तो यही बात थी ना। लेकिन सेंटेंस तो साफ क्लियर है, सेंटेंस तो साफ बता रहा है कृष्ण राधा से बात कर रहे हैं। तो जब कृष्ण राधा से बात कर रहे हैं तो आप सिंपल सा लिखिए जो चीज है वो, कि कृष्ण विल से टू राधे या राधा, जो भी कहता है, कृष्ण विल से टू राधे, राधा, जो भी करना। क्या यू क्या था, आई विल मिस यू, आई विल मिस यू, ये था ना, आई विल मिस यू। तो क्या हो जाएगा, आई विल मिस यू। मतलब पहले इस फॉर्मेट में ले आएंगे, इस फॉर्मेट में, अगर वहां पर तो लिखने का टाइम नहीं था, एग्जाम में तो लिखने का टाइम नहीं हो, तो मेंटली मान लेंगे, मेंटली प्रैक्टिस होगी कि मेंटली आप मान लीजिए कि एक सेंटेंस क्या है, लिखने का स्कोप नहीं, अब एग्जाम दे रहे तो उसमें कहाँ सेंटेंस लिखेंगे, तब तो पूरी ट्रेन छूट जाएगी। तो मेंटली मान लेते हैं कि कृष्ण विल से टू राधा, मेंटली कैलकुलेट करते हैं, मेंटली मानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर पे पेन लेके लिखने की जरूरत है, तो बहुत बहुत समय मेंटली मानना है कि बस बात भी यही है। राधा, कृष्ण विल से टू राधा, कृष्ण विल से टू राधा, क्या कि आई विल मिस यू, तो बना दिया। अब क्या है, अब चेंज करेंगे, तो क्या चेंज होगा कि कृष्णा विल से को क्या करेंगे, टेल करेंगे, टू हटेगा, राधे या राधा, राधे लिखना, राधा लिखना वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राधे तो प्यार से लोग बोलते हैं राधा, राधे नाम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि राधे नाम नहीं हो सकता, राधे कहीं का नाम होता ही है। कृष्णा विल टेल राधे
दैट दैट अब फर्स्ट पर्सन आई किसके हिसाब से बदलेगा, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो कृष्ण है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा, ही, दैट ही। अब टेंस चेंज करने की बात है, विल को चेंज करना है। टेंस चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग स्पीच में जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या है, विल है, तो इसका मतलब टेंस चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या लिख रहे हैं, राधे दैट ही विल मिस यू। अब यहां पर यू क्या है, इतने पहले जब सबसे सेंटेंस आया था यू सब्जेक्ट था, लेकिन अब जो यहां यू आया है ये ऑब्जेक्ट बन के आया। अब यू बदलेगा किसके हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, तो राधे। अब राधे के लिए ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि जो है उसको उसी में यू बदलेगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये इसका मतलब राधे के हिसाब से। और यू रिपोर्टेड स्पीच में किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के तौर पर कि कृष्ण ने कहा आई विल मिस यू, तो मिस यू यहां पर यू विल मिस मी, तो यू सब्जेक्ट हो जाता है, आई विल मिस यू तो यू ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब राधे के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म लाना पड़ेगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन यू राधे के हिसाब से बदलना है। अब राधे के लिए क्या होगा, फीमेल है तो हर, हिम तो होगा नहीं, तो क्या होगा, हर, तो हर लिखेंगे। तो क्या है, कृष्णा विल टेल राधे दैट ही विल मिस हर। कितना आसान है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग मुश्किल कितना समय हुआ, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, अभी 42 मिनट्स ही हुआ, अभी ज्यादा नहीं हुआ, तो मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल। अभी मैं सिंपल सिंपल जो रूल पढ़ रहे थे, चेंज ऑफ टेंसेस का, चेंज ऑफ पर्संस का, उसके अभी चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैं आ भी नहीं रहा। अभी मैं सिर्फ उन्हीं सब वर्ड्स को चेंज किया है जो नॉर्मली चेंज ऑफ पर्संस था, चेंज ऑफ, अभी मुझे ऐसे भी चीजें देखना है जिसमें चेंज टेंस नहीं होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना, अभी काफी, अभी खाली एग्जांपल ही चलना है, सारे सारे रूल को ठीक से प्रैक्टिस करना, समझना है। अब कभी कभी क्या कर सकता है कि आपको एक यॉर्कर फेंक सकता है। अब जरा बनाइए तो, राम सेड टू रावण, you have kidnapped my wife। तो ऑफलाइन में तो जैसे मैं इसको बनाने देता हूँ, लोग चुटकियों में बना देते हैं, और क्या बनाते हैं, राम टोल्ड रावण दैट, ही किसके हिसाब से बदलेगा, रावण के हिसाब से, यू और कोई ऑब्जेक्ट, तुम क्या क्या हो गया, ही। प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड, किडनैप वही रह जाएगा, थर्ड फॉर्म यही है, किडनैप्ड। माई फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो राम के हिसाब से हो जाएगा हिज, और वाइफ थर्ड पर्सन है तो ऐसे ही रह जाएगा। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। फटाक से बना के सब खुशी 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 बैठे रहते हैं, और मैं कहता अच्छा ये बनाया, चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। फिर मैं सेंटेंस देता हूं, दूसरा डायरेक्ट देता हूं कि रावण सेड टू राम, आई हैव किडनैप्ड योर वाइफ। अब फिर बनाते लोग, अब इस पर ध्यान नहीं किया क्या बनाया, तो बनाने में जो उसमें क्लास में रहते हैं एक बाद एक सेंटेंस फटाफट बनाया जा रहा है, ये क्या बनाया इस पर ख्याल नहीं है। अब ये बनाया इनडायरेक्ट, क्या बनेगा, रावण टोल्ड राम दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रावण क्या होगा, ही। पास्ट इंडेफिनिट, हैव, प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड किडनैप्ड योर, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट राम, तो क्या हो जाएगा, हिज। आई के लिए अगर माई है, यू के लिए योर है, तो राम के लिए तो हिज ही होगा ना, हिज। और वाइफ फिर क्या है, थर्ड पर्सन। अब देखिए दोनों एक ही बन गया, he had kidnapped his wife। अब दिक्कत क्या है
कि मान लिया कि आपके पास इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन किसी ने नहीं पढ़ा या डायरेक्ट नरेशन किसी को नहीं पता है, इनडायरेक्ट बना मीनिंग तो नहीं चेंज होना चाहिए। तो सिर्फ अगर किसी के सामने, क्योंकि ये तो नहीं है कि सबके सामने डायरेक्ट सेंटेंस होगा, इनडायरेक्ट तभी मीनिंग निकलेगा। किसी के सामने डायरेक्ट सेंटेंस होगा, किसी के सामने इनडायरेक्ट। बनाने का क्या मतलब क्या, कि डायरेक्ट सेंटेंस बना के आपने दिया, इनडायरेक्ट बना के दिया, तो किसी को आपने डायरेक्ट बना के दिया और किसी को आपने इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया है, तो दोनों एक ही मतलब समझेगा। यही है चेंज करने का मतलब, कि एक दो इंसान था, एक को आपने डायरेक्ट दिया पढ़ने के लिए, पढ़ो इसका मीनिंग निकालो, और एक को आपने दिया इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए, तो दोनों को अलग अलग मीनिंग थोड़ी निकालना है, दोनों को मीनिंग एक ही निकलेगा, तभी तो नरेशन ठीक है। यही है ही नरेशन, कि किसी को आपने डायरेक्ट नरेशन दिया तो उसने मीनिंग समझ लिया, अच्छा ये कहना चाह रहा है। किसी को आपने उसी को चेंज करके इनडायरेक्ट दिया कि भाई तू ये पढ़, बात एक ही है, दोनों को एक ही समझ में आनी चाहिए। तो अगर इस सेंटेंस में ये मीनिंग निकाला जाए कि राम टोल्ड रावण दैट ही हैड किडनैप्ड हिज वाइफ, कि राम ने ये रावण से कहा कि तुमने मेरी पत्नी को चुराई है, यानी रावण ने पत्नी को चुराई है, यही यही है मीनिंग इसका। तो फिर इस सेंटेंस में रावण टोल्ड राम दैट ही हैड किडनैप्ड हिज वाइफ, इसमें ये मतलब क्या हो जाएगा, कि रावण फिर राम से कह रहा है कि तुमने मेरी पत्नी चुराई, हिसाब किताब बराबर। अगर इस सेंटेंस का मतलब है कि राम टोल्ड रावण दैट ही हैड किडनैप्ड हिज वाइफ, कि राम रावण से कह रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी चुराई है, तो अब कह रहे हैं कि रावण टोल्ड राम दैट ही हैड किडनैप्ड हिज वाइफ, इसका मतलब अब रावण राम से कह रहा है कि तुमने मेरी पत्नी चुराई, दोनों का हिसाब किताब बराबर। यही तो मीनिंग निकलेगा, और ये मीनिंग निकलेगा, निकलेगा क्या, यही तो आपने बना रखा है, इधर भी देखो इधर भी देखो, एक ही चीज बना रखा है, सेम बना रखा है, अब बनेगा भी यही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बनेगा भी यही, और मीनिंग बदल जा रहा है। लेकिन अगर इसका मतलब है कि राम ने रावण को कहा कि रावण ने पत्नी चुराई है, तो फिर इस सेंटेंस का मतलब होगा कि राम ने पत्नी चुराई है, सीधा मतलब यही होगा। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है कि बिल्कुल हम लोग परफेक्ट, इसमें भी जो हमने राम के हिसाब से यहाँ हिज लिखा है, इसमें भी हमने ही जो लिखा है रावण, सब कुछ तो हमने जो नियम था उसी के हिसाब से बनाया है, तो फिर ऐसा अर्थ का अनर्थ कैसे हो जा रहा है? तो ऐसा अर्थ का अनर्थ हमेशा होगा तब जब आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन में होगा, ये हमेशा होगा, यानी कि ये रेयर सेंटेंस हमेशा होगा कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन है, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी क्या है, थर्ड पर्सन है, दोनों थर्ड पर्सन है ना। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट भी, रिपोर्टिंग दोनों, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर एक ही पर्सन में हो जाएगा तो ये समस्या आपको हमेशा होगी, हमेशा होगी, ठीक है। तो जब चेंज करने लगते हैं तो इस बात का हम लोग ख्याल रखते हैं, और क्या ख्याल रखते हैं चेंज करते समय, इस बात का कि अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन में, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, जो ख्याल इस सेंटेंस में हमने नहीं रखा, और यही ख्याल रखना आपको सिखाना था, इसलिए ये सेंटेंस दिया गया कि भाई ये ख्याल रखना आपको सिखाना, कि ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट अगर एक ही पर्सन में, सेम पर्सन में, तो आपको एक एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा ख्याल क्या है, कि जैसे आपने ये ही लिखा, अब आपके पास तो जगह नहीं होगा, मेरे पास तो स्कोप है मिटाने का, आपके पास तो स्कोप होगा नहीं, तो आप सेंटेंस को दोबारा लिख लीजिएगा। दोबारा क्या लिखेंगे, इसी सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे, यानी किसी में, मैं मेरे पास तो जगह है, मैं तो काट पीट कर दूंगा, लेकिन आपके पास ये जगह नहीं है, इसलिए आप सेंटेंस दोबारा लिखिएगा। दोबारा लिखिएगा, क्या लिखिए कि राम टोल्ड रावण, लिखिए इसको, लिखिए फिर से और ठीक से, राम टोल्ड रावण दैट ही, और ही को किसके हिसाब से बदला, यू किसके हिसाब से बदला, रावण के हिसाब से, तो ही के ब्रैकेट में रावण लिखना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा, यानी पहले ही लिखेंगे और ही के ब्रैकेट में रावण बनाते समय ये लिखना पड़ेगा, और एग्जाम में ऐसा आएगा तो ब्रैकेट में रहेगा, और जो ब्रैकेट में नहीं रहेगा वो ऑप्शन नहीं करना है, यानी एक ब्रैकेट वाला ऑप्शन हो, ब्रैकेट में नाम लिखा हो तो वही ऑप्शन करके आना है, जिसमें बिना ब्रैकेट में नाम वाला वो ऑप्शन नहीं करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन में हो। तो ये किसके, ये ही किसके, यू किसके हिसाब से, रावण के हिसाब से, ही चेंज करने के बाद ही के ब्रैकेट में रावण लिखना, तो क्या सेंटेंस आपने लिखा, राम टोल्ड रावण दैट ही, ब्रैकेट में रावण, हैड किडनैप्ड हिज, हिज, तो हिज हमने किसके हिसाब से चेंज किया है, हिज, हिज किसके, माई किसके हिसाब से, माई वाइफ, तो माई किसके लिए आया, राम के लिए आया, ये जो माइक चेंज हुआ किसके हिसाब से, तो राम, तो आपने जो हिज लिखा वो किसके लिए लिखा है, राम, हो गया। ऐसे करना, राम टोल्ड रावण, पूरा सेंटेंस कैसे बनाना, कि राम टोल्ड रावण दैट ही, ब्रैकेट रावण, हैड किडनैप्ड हिज, ब्रैकेट राम,
वाइफ। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो जब सेम पर्सन हो तो जिसको जिसको चेंज करते हैं उसके ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यही रूल इस पे लगेगा, यही रूल इस पे लगेगा कि रावण सेड टू राम आई हैव किडनैप्ड योर वाइफ। ओके ठीक है, तो रावण टोल्ड राम दैट ही किसके लिए आया भाई? तो ही किसके हिसाब से आ रहा है? ये आई किसके लिए आया? राम के लिए। आई किसके लिए आया? राम के लिए, सॉरी रावण के लिए। आई किसके लिए है? रावण के लिए। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई किसके लिए? रावण के लिए। ये जो ही आया किसके लिए आया? रावण के लिए आया। तो इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रावण। तो सेंटेंस क्या बनाइएगा आप फिर से कि रावण टोल्ड राम, रावण टोल्ड राम दैट ही के ब्रैकेट में रावण, ही के ब्रैकेट में रावण, राम टोल्ड राम, रावण टोल्ड राम दैट ही मतलब रावण, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? रावण है। तो ही के ब्रैकेट में लिखना है रावण। ही लिखना है, आप लिखिए, ऐसे काटकुट नहीं कीजिएगा, आप लिखिएगा, आप दूसरा सेंटेंस बना के लिखिए। रावण टोल्ड राम दैट ही रावण हैड किडनैप्ड हिज। हिज का इस्तेमाल यहाँ किसके लिए हो रहा है? हिज यानी योर है, योर का इस्तेमाल किसके लिए किया था? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? राम। यानी ये जो योर चेंज हुआ किसके हिसाब से? राम के हिसाब से हुआ। तो योर की जगह जो आपने हिज लिखा क्या लिखेंगे? राम। राम या राम्स कुछ भी लिख सकते हैं, यानी ये जो हिज आया वो राम के हिसाब से आता है। यहाँ राम्स भी लोग लिखते हैं, राम्स में पोस्ट ऑफिस के लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ इंडिकेट करना है कि ये हिज राम के हिसाब से बदला है, तो इसलिए हम राम लिखते हैं। तो रावण टोल्ड राम दैट ही हैड किडनैप्ड हिज वाइफ। तो रावण टोल्ड राम दैट ही ब्रैकेट रावण हैड किडनैप्ड हिज ब्रैकेट राम वाइफ या राम्स वाइफ, ऐसे ये लिखना जरूरी है। समझ में आ गई बात? ये हमेशा होगा अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन में होगा, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट सेम पर्सन में होगा, तो ये कंफ्यूजन होती ही है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जिसको हम जिसके हिसाब से चेंज करते हैं उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं, कहानी खत्म। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और ब्रैकेट में लिखना भूल जाएंगे तो फिर लोग नहीं समझेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसको आपने किसके, क्योंकि सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, सेकंड भी उसी, सब्जेक्ट भी उसी पर्सन में, ऑब्जेक्ट भी उसी पर्सन में। तो हमें पता कैसे चलेगा ही किसके लिए? राम के लिए भी ही, रावण के लिए भी ही। अब जिसको कहानी पता तो थोड़ा सा अंदाजा लगा के भी नहीं, लेकिन जिसको कहानी पता नहीं, अब कोई किसी इंग्लैंड के सेंटेंस को आपने दे रखा है इंसान को, किसी यूएस के सेंटेंस को देखा, कि युगांडा वाले को आपने सेंटेंस दे रखा पढ़ने के लिए, तो वो क्या समझेगा? सोचो नहीं कि हर इंसान इंडियन ही पढ़ेगा सेंटेंस किसी का, तो क्योंकि आपको जब सेंटेंस चेंज करना रहता है तो यूनिवर्सल चेंज करना रहता है कि वो किसी के पास जाए तो उसको मीनिंग समझ में आ जाए। ऐसा थोड़ी कि भाई मीनिंग समझने के पहले हिंदू धर्म को पढ़ो, हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ो, तभी तभी ये मीनिंग समझ सकते हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सेंटेंस तो जब आप चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस सबको मीनिंग समझ में आना चाहिए, सबको इक्वली समझ में आना चाहिए। अभी मैं और सेंटेंस, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी मैं बहुत सारे सेंटेंस कराऊंगा, अपने बुक से भी कराऊंगा सेंटेंस लिख लिख कर, मेरी अपनी जो वॉइस रेशन की बुक है मैं उससे भी कराऊंगा, मैं बता मेरी बुक है, मेरी अपनी बुक है वॉइस रेशन की, ये है, ठीक है मेरी। लेकिन अब इसकी चूंकि बुक में दिखाता जनरली इसलिए नहीं हूँ, इतने दिन के बाद दिखा रहा हूँ कि अब बुक देखा तो लोग बुक की डिमांड करते हैं, और बुक मेरे पास अभी पब्लिश नहीं, वैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो लेकिन इसके जितने भी क्वेश्चन है, इसमें 1000 क्वेश्चन लिखा हुआ देखिएगा, तो ठीक से देखे तो ये, ठीक है। तो इसमें जो सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस उतना याद नहीं रहता, सेंटेंस लंबे, तो अब जितने भी रूल्स मैंने लिखा रहे इसके सेंटेंस में प्रैक्टिस से करवा दूंगा, और फिर इसी से बुक में जो 1000 क्वेश्चन है इसी से आपको 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, जिसको जरूरत पड़े। तो सारे सेंटेंस में इससे क्वेश्चन करवा दूंगा अगले बार, प्रैक्टिस कर दी सेंटेंस। अभी रूल, अभी स्पेशल रूल्स नहीं आया है, अभी स्पेशल रूल नहीं आया है। अभी जैसे 4 क्लास आपको लगा, 4 से 5 क्लास लगा रूल पढ़ने में, तो 1 क्लास अभी सारे रूल के सेंटेंस के प्रैक्टिस करने में लगेंगे, तब जाके हम एडिशनल क्वेश्चन पे आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे, वो भी स्पेशल रूल्स पढ़ने के बाद। स्पेशल रूल्स पढ़ने में भी 3-4 क्लास लगेगा, मतलब अभी टाइम लगने वाला है, ठीक है। फिर रूल्स मतलब जनरल रूल्स में जैसे 4-5 दिन लगा, 4-5 क्लास लगे, तो ऐसे अब फिर उसके प्रैक्टिस से, फिर ऐसे स्पेशल रूल्स में ऐसे अलग से प्रैक्टिस, उसमें तो जो रूल आएगा उसका तुरंत तुरंत प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन जनरल रूल्स में चूंकि सारे रूल्स एक साथ पढ़ने पड़ते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं कुछ और सेंटेंस के साथ, सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस और बेहतर से समझेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, डिफिकल्ट नहीं लगेगा, थोड़े से और प्रैक्टिस कर लेंगे सेंटेंस का तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मेरे साथ ऐसे 10-15 सेंटेंस, 10 भी सेंटेंस और बना लेंगे तो समझ में आने लगेगी बात, और 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके बात को समझ लीजिएगा। थ्योरी अच्छे से लिख लीजिएगा, लेकिन जितने भी थ्योरी बताए उसको अच्छे से लिख के बार बार पढ़िएगा, थ्योरी ही काम आएगा, थ्योरी ही अगर काम आएगा,
क्योंकि 90% सेंटेंस तो बिल्कुल थियरी पर बेस्ड पूछेगा, एक दो सेंटेंस ही ऐसे होते हैं जो सेंस पर आधारित पूछता है, तो थियरी वाले क्वेश्चन कम से कम गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नरेशन की अभी 3 क्लास ही हुई थी, नरेशन की 3 क्लास हुई थी, मेरा नरेशन के 4 क्लास हो गए। ऐसा क्या? चेंज तो हुआ नहीं, चेंज तो हुआ नहीं कि हो गया चेंज? दो बन गए, कोई बात नहीं। खैर चलते हैं, मैं इसको चेक कर लूंगा।